1922 में एक 15 साल का लड़का अपनी पहली नौकरी के लिए एक छोटी सी ऑटो रिपेयरिंग शॉप में टोक्यो जापान पहुंचता है। ओनर डाउट करता था कि क्या यह लड़का बिजनेस के लिए सही भी है या नहीं, इसलिए उसने उसे वर्कशॉप साफ करने और अपने बच्चे को ध्यान रखने का काम दिया। तब किसी को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि एक दिन ये लड़का दुनिया की सबसे बड़ी कार ब्रांड्स के साथ कम्पीट करेगा और दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक बनेगा। ये कहानी है एक गरीब जापानीज लड़के की जो बेबी सिटिंग करते हुए होंडा मोटर्स का $multi-billion एम्पायर बनाता है। '96 में शिजुओका माउंट फुजी के नीचे एक छोटी सी गरीबी से घिरी हुई बस्ती में गेओ होंडा और उनकी वाइफ के घर एक बेटा सोइचिरो होंडा पैदा होता है। सोइचिरो के फादर एक ब्लैक स्मिथ थे जो साइकिल्स रिपेयर का काम भी करते थे और उसकी माँ एक टैलेंटेड वीवर थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सोइचिरो अपने 5 सिबलिंग्स को हेल्थ इशू के वजह से खो देते हैं। जब सोइचिरो सिर्फ 8 साल का था तब एक दिन उसने एक अजीब सी आवाज सुनी जो उसके नेबरहुड में गूंज रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक 4 व्हील पर चलने वाली अजीब सी मशीन के पास पहुंचा। वो फोर्ड मॉडल टी थी। ये सोइचिरो की लाइफ का पहला कार एक्सपीरियंस था और ये देखकर वो धीरे धीरे मशीन्स में दीवाना बन गया। उसने फार्म मशीनरी में ब्लेड शार्प करना और साइकिल रिपेयर करना सीखा। हर तरह के इंजन्स और मोटर्स का क्रेज बढ़ता गया, लेकिन सोइचिरो को स्कूल जाना पसंद नहीं था। इस वजह से उनके ग्रेड्स बहुत खराब आते थे। फिर 1992 में सोइचिरो की नजर एक मैगजीन एड पर पड़ी जो एक टोक्यो बेस्ड ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी 800 काई के बारे में थी। सोइचिरो ने सोचा कि अगर ये कंपनी इतनी पॉपुलर है तो शायद उन्हें नए वर्कर्स की जरूरत हो, इसलिए सोइचिरो ने एक लेटर लिखकर उनसे एक नौकरी मांगी और सरप्राइजिंग बात यह हुई कि उन्हें जॉब के लिए हाँ कर दिया गया। सिर्फ 15 साल की उम्र में सोइचिरो स्कूल छोड़कर अपने सपने के पीछे टोक्यो के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो टोक्यो पहुंचते हैं तो सिटी की तेजी और मॉडर्नाइजेशन देखकर उनका होश उड़ गया। जब वो 800 का शॉप पहुंचते हैं, ओनर यूजो साकाकीबारा ने उनके लिए एक काम ऑलरेडी रेडी रखा था, लेकिन वो काम था ओनर के बच्चे को बेबी सिट करना। पहले कुछ महीनों तक सोइचिरो पैसा नहीं कमा रहे थे और काम सिर्फ एक बच्चे को अपने बैग पर बांधकर घूमना ही था। सोइचिरो वापस घर नहीं जा सकते थे फेलियर बनने के डर के वजह से और इसी शर्म ने उन्हें वहीं रहने को मजबूर किया। धीरे धीरे डिमांड बढ़ने के कारण साकाकीबारा ने सोइचिरो को अपने काम में हेल्प करने बुलाया। छोटी मोटी टास्क करते हुए सोइचिरो ने अपनी जगह बनाई और ट्रस्टेड मैकेनिक बन गए। साकाकीबारा ने सोइचिरो के टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया और उन्हें बिजनेस के टेक्निकल और मैनेजमेंट साइड सिखानी शुरू की। उस टाइम ऑटोमोबाइल्स इतने पॉपुलर नहीं थे, सिर्फ अपर क्लास के लोग अफोर्ड कर सकते थे और मोस्टली गाड़ियां फॉरेन मेड होती थी जैसे लिंकोस, मर्सिडीज और डिमलर। वर्कशॉप में काम करते करते सोइचिरो ने इन सभी के बारे में नॉलेज गेन की। मोटर स्पोर्ट्स के दुनिया का भी इंट्रोडक्शन सोइचिरो को इसी कंपनी में मिला। 1923 में साकाकीबारा ने एक रेस कार बनानी शुरू की अपनी वर्कर्स के साथ, जिसमें सोइचिरो भी शामिल थे। उनकी पहली रेस कार थी 8 डिमलर जो एक सेकेंड हैंड डिमलर इंजन का यूज करके बनाई गई थी। 800 काई का दूसरा मॉडल था कर्टिज। ये कार एक पुराने अमेरिकन कर्टिज बिप्लेन के इंजन और एक अमेरिकन कार मिचेल के कैसिस का यूज करके बनाई गई थी। ये गाड़ियां 1924 में 5th जापानीज की मोटर चैंपियनशिप में रेस करने गई थी और साकाकीबारा के भाई ड्राइवर बनकर और सोइचिरो होंडा ने इंजीनियर बनकर इसे रिप्रेजेंट किया था। ये कार फर्स्ट पोजीशन लेकर आई। उस टाइम 17 साल के होंडा के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन गया और उसके बाद मोटर स्पोर्ट्स उनका सपना बन गया। 1928 में यूजो साकाकीबारा ने डिसाइड किया कि बिजनेस एक्सपेंड किया जाए और एक नई ब्रांच हमामात्सु में खोली जाए। उन्होंने सोचा कि उनके टैलेंटेड अप्रेंटिस सोइचिरो से बेहतर और कोई ये संभाल नहीं सकता, तो 21 साल के उम्र में सोइचिरो को नई ब्रांच का इंचार्ज बना दिया गया। शुरुआत में उनकी शॉप को स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग नए और यंग मैकेनिक पर अपनी गाड़ियां देने से कतराते थे। होंडा को दूसरी शॉप्स के लेफ्ट ओवर स्क्रैप्स रिपेयर करके गुजारा करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपने साल भर में एक्वायर्ड नॉलेज और स्किल का फुल यूज किया और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया। 1930s तक सोइचिरो की शॉप एक 1 मैन ऑपरेशन से एक्सपेंड होकर 30 स्टाफ तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट कुछ सालों में ब्रांच एक इनक्रेडिबल पेस में ग्रो करने लगी और काम इतना बढ़ गया कि सोइचिरो को अपनी वाइफ को भी कंपनी चलाने में इन्वॉल्व करना पड़ा। सोइचिरो सिर्फ एक ब्रिलियंट मैकेनिक ही नहीं थे बल्कि एक एक्सेप्शनल रेसिंग ड्राइवर भी थे। अपनी शॉप में उन्होंने हमामात्सु रेस कार बनाई जिसमें उन्होंने 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव करके एक नई स्पीड रिकॉर्ड बनाई जो कि अगले 20 सालों तक जापान में बना रहा।
लेकिन उस समय रेसिंग बहुत डेंजरस होती थी। जून 1936 में टोक्यो के सर्वर्स में हमामात्सु कार चलाते हुए सोइचिरो एक सीरियस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए और लगभग जान गंवाने की हालत तक पहुंच गए। उनका लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और फेस भी डैमेज हो गया। हॉस्पिटल में कुछ महीने रिकवर होने के बाद सिर्फ 4 महीने के अंदर ही वो रेस ट्रैक पर वापस आ गए। लेकिन फैमिली खुश नहीं थी उनके वापस रेस करने पर। वाइफ के साथ कई आर्गुमेंट हुए। होंडा ने अपने फादर और फैमिली के कहने पर रेसिंग परमानेंटली छोड़ दिया। 1936 तक सोइचिरो अपने रिपेयर काम से बोर और थके हुए फील करने लगे। उन्होंने कुछ नया करने का डिसाइड किया और कार पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में स्विच होने का प्लान बनाया। इस डिसीजन के बाद सोइचिरो ने अपना खुद का वेंचर स्टार्ट किया, एक पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री। उन्होंने अपने दोस्त शिचिरो कातो को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया। होंडा और कातो ने नए वेंचर के लिए दिन रात काम किया और मिलकर 8 पिस्टन रिंग रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया। सोइचिरो अपने हमामात्सु ब्रांच पे दिन में वर्कशॉप संभालते और रातों को पिस्टन्स डिजाइन करते। काफी समय तक उन्होंने कोई ब्रेक थ्रू अचीव नहीं किया। 2 सालों के अंदर उन्होंने इतना ज्यादा काम किया कि उनकी हेल्थ इफेक्ट हो गई और वो वीक लगने लगे। स्ट्रेस और फेलियर के कारण उनका पूरा अपीयरेंस चेंज हो गया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि नॉलेज इंप्रूव करने के लिए हमामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में मेटलर्जी का पार्ट टाइम कोर्स करेंगे। फाइनली 1939 में सोइचिरो ने एक सक्सेसफुल वर्किंग पिस्टन डिजाइन किया। अपनी नई कंपनी में फुल टाइम काम करना शुरू किया। होंडा दिन रात पिस्टन बनाते थे, लेकिन उनकी क्रिएशन क्वालिटी स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच रही थी। टोयोटा ने सोइचिरो को अपने लिए पिस्टन्स बनाने के लिए अप्रोच किया, लेकिन जब उन्होंने 50 पिस्टन सबमिट किए तब सिर्फ 3 टोयोटा के स्टैंडर्ड को पास कर पाए। ये उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मगर उन्होंने गिव अप नहीं किया। अगले कुछ सालों तक उन्होंने जापान के स्टील मेकिंग कंपनीज और यूनिवर्सिटी का सफर किया और मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज इंप्रूव किया। फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई। उनके नए पिस्टन्स क्वालिटी स्टैंडर्ड को पास कर गए। ऑर्डर्स इतने ज्यादा आने लगे कि कंपनी में लगभग 2000 लोगों को हायर करना पड़ा ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए। लगे हाथ कंपनी की ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी, मगर 1941 में जापान ने जब पैसिफिक वॉर ज्वाइन किया तब सोइचिरो की कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशन के अंडर ले लिया गया। फिर 1942 में टोयोटा ने कंपनी का 45% इक्विटी ले लिया और सोइचिरो को प्रेसिडेंट से सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन दिया गया। यह उनके लिए एक बड़ी सेटबैक थी। सिचुएशन और खराब होने लगी क्योंकि काफी मेल एम्प्लॉयज मिलिट्री के लिए ड्रॉप होने लगे और कंपनी स्ट्रगल्स में घिर गई। सोइचिरो ने अपनी कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो चैलेंजेस सामने आ रहे थे उनके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और तब तक सोइचिरो अपना सब कुछ लगभग खो चुके थे। वॉर के बाद उन्होंने अपनी बची खुची कंपनी टोयोटा को 4,50,000 येन में बेच दी और पब्लिकली अनाउंस किया कि वो कुछ वक्त लेना चाहते हैं अपने फ्यूचर प्लान करने के लिए। 1 साल के बाद जापान एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था और लोग फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के शॉर्टेज में स्ट्रगल कर रहे थे। एक दिन सोइचिरो ने एक जनरेटर इंजन देखा जो वॉर के टाइम जापानीज इंपीरियल आर्मी के वायरलेस रेडियो को पावर करने के लिए यूज होता था। वो इंजन देखकर फैसिनेटेड हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर इस इंजन को एक साइकिल के साथ अटैच कर दिया जाए तो क्या होगा। यूरोप में ये प्रैक्टिस कॉमन थी, लेकिन सोइचिरो ने रियलाइज किया कि जापान को एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन की जरूरत है। 1946 में सोइचिरो ने अपने पुराने वेयर हाउस का यूज करके होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया। ये इंस्टीट्यूट का पर्पस एक मोटर बाइक बनाने का था। सोइचिरो और उनके 12 स्टाफ मेंबर्स ने काफी मेहनत से काम करके इंजन और स्पेयर पार्ट्स का यूज करके एक सक्सेसफुल मोटर बाइक इस्टेब्लिश किया। वो नई मोटराइज्ड साइकिल एकदम हिट बन गया और पूरे देश से ऑर्डर्स आने लगे, लेकिन जल्दी ही सोइचिरो के पास यूज्ड इंजन का स्टॉक खत्म होने लगा। इस वजह से उन्होंने अपना खुद का इंजन डिजाइन और डेवलप करने का प्लान बनाया। 1947 में उन्होंने टाइप ई इंजन बनाया जो पहली बार किसी मशीन पर होंडा नाम के साथ लॉन्च हुआ। 1948 में सोइचिरो ने होंडा मोटर्स कंपनी की स्थापना की। उनका गोल था मोटरसाइकिल बनाकर जापानीज वर्कर्स को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, पर एक प्रॉब्लम थी, उन्हें अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए थे। सोइचिरो ने जापान के 18,000 साइकिल शॉप ओनर को एक लेटर लिखा, उनसे ये कहकर सपोर्ट मांगे कि उन्होंने एक सोल्यूशन सोचा है जो जापान को फिर से चलने में मदद करेगा। इन लेटर्स के रिस्पांस में 3,000 शॉप्स ने सोइचिरो को फंड करने के लिए हाँ बोला और इस फंड के साथ होंडा ने अपनी पहली शिपमेंट बनाना शुरू किया। 1 साल बाद कंपनी ने अपना पहला कंप्लीट मोटरसाइकिल लॉन्च किया, मॉडल डी। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, पर यह मोटरसाइकिल काफी बड़ा और हैवी था। इस वजह से ज्यादा लोगों ने इसे नहीं खरीदा। सोइचिरो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी बाइक को स्टेप डाउन किया और लंबे समय काम करके एक छोटा हल्का बाइक बनाने की कोशिश शुरू की। 3 साल के ट्रायल और गलती के बाद उन्होंने एक नई मोटरसाइकिल बनाई और उसका नाम रखा सुपर कब। सुपर कब लॉन्च होते ही एक इंस्टेंट हिट बन गया। ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसने इंपीरियल प्राइज तक जीता। इस सफलता के साथ सोइचिरो ने इन्वेस्टर ताकियो फुजिसावा के साथ पार्टनरशिप की। 1958
2001 में सुपर कप यूएसए में लॉन्च किया गया, सिर्फ $295 के प्राइस टैग के साथ। ये प्राइस अमेरिकन मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में 1/4 था। होंडा के मार्केटिंग और इंजीनियरिंग स्किल्स की वजह से सुपर कप ने ट्रैम्प्स और हार्ले डेविडसन जैसे बड़े ब्रांड्स को भी उनके होम मार्केट में बीट कर दिया। तब तक सोइचिरो ने अपने मोटरसाइकिल ब्रांड को रेसिंग वर्ल्ड में एक्सपेंड कर लिया था। उस समय रेसिंग एक स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल और मोटर बाइक कंपनीज के लिए अपने मॉडल्स को शोकेस करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। सोइचिरो दुनिया भर में रेस देखने गए, अपने कंपटीटर्स के मोटरसाइकिल को स्टडी और एनालाइज किया और 1959 के एल्से ऑफ मैन टीटी में मैन्युफैक्चरर्स टीम प्राइज जीत लिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल रेस था। 2 साल बाद 1961 में होंडा ने एल्से ऑफ मैन टीटी में फिर से जीत हासिल की और इन सफलताओं ने होंडा का नाम ग्लोबल मैप पर सेट कर दिया। 1960 तक होंडा दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल कंपनी बन गया, पर होंडा का सपना यहीं खत्म नहीं होता था। उनका एक और बचा हुआ बड़ा ड्रीम था जो उन्होंने 8 साल की उम्र से देखा था, कार मेकिंग इंडस्ट्री में एंट्री करना। जब सोइचिरो ने अनाउंस किया कि वो ऑटोमोबाइल मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो काफी लोगों ने उन्हें वार्न किया कि ये कंपनी के लिए बहुत रिस्की होगा। उस समय जापान में ऑलरेडी निसान, टोयोटा और कुछ और बड़े ऑटोमोबाइल्स कंपनीज कम्पीट कर रहे थे और जापानीज ऑफिशियल्स ने सोइचिरो को समझाया कि देश को एक और कार मैन्युफैक्चरर की जरूरत नहीं है, लेकिन सोइचिरो ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। 1963 में होंडा ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल लॉन्च की, T360 मिनी ट्रक, जो एक छोटा सा रिलायबल पिकअप ट्रक था, लेकिन ये ट्रक ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं कमा पाया। इसके बाद होंडा ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की। ये एक 2 डोर वाली कार थी जो 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ 80 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती थी। ये कार स्मूथ और इजी टू ड्राइव थी, पर सिर्फ 1300 यूनिट्स बन पाए, जिस वजह से ये आज तक की रेयरेस्ट होंडा कार्स में से एक है। लेकिन रेस ट्रैक की इनिशियल सक्सेस के बावजूद होंडा अपने ऑटोमोबाइल कंपटीटर्स को मार्केट में बीट नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने रेसिंग से एक ब्रेक लिया और अपना फोकस एक ऐसे कार पर लगाया जो ऑटोमोबाइल मार्केट में क्रांति ले आए, और वो कार थी होंडा CBC। 1972 में लॉन्च हुई होंडा CBC, जो अगले कुछ सालों में दुनिया की मोस्ट पॉपुलर कार में से एक बन गई। इसकी सफलता का एक बड़ा रीजन था 1970s का ऑयल क्राइसिस, और उस वक्त पूरे वर्ल्ड में फ्यूल शॉर्टेज चल रहा था और होंडा ने एक नए फ्यूल मैनेजमेंट CBCC को इंट्रोड्यूस किया। इससे लोग अपनी कार्स में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते थे बिना ज्यादा फ्यूल बर्न किए। 1980s की शुरुआत तक होंडा जापान की 3rd लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर बन चुकी थी और डिकेड के एंड तक पूरे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार कंपनी बन गई। सोइचिरो होंडा ने 1973 में कंपनी से रिटायर ले लिया था और 5 अगस्त 1991 में उनका देहांत हो गया। होंडा आज मल्टीपल इंडस्ट्रीज में है, जिसमें जेट्स, बोट इंजन्स, पावर इक्विपमेंट और रोबोट्स शामिल हैं। सोइचिरो होंडा ने तो अपने सपने को पूरा कर लिया। आप अपने सपने के लिए क्या कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना, और अगर होंडाई की सक्सेस जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।